दोस्तों, दुनिया इस समय सबसे बड़े बदलाव के द्वार से गुजर रही है। ताकत का खेल यानी पावर गेम अब वैसा नहीं रहा जैसा 20 साल पहले था। कभी अमेरिका और यूरोप की तूती बोलती थी, बाकी देश उनके इशारे पर चलते थे। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अब नई तिकड़ी बन रही है, अफ्रीका, इंडियन ओशन और एशिया। और इस पूरे गेम में जापान, भारत और चीन की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो चुकी है। सवाल उठता है, ऐसा क्यों? तो आइए पूरा खेल समझते हैं। अफ्रीका आज पूरी दुनिया का नया पावर हब बन गया है। यहां की 140 करोड़ आबादी 2050 तक लगभग दोगुनी हो जाएगी। सोचिए, हर चौथा इंसान अफ्रीकी होगा। इतनी बड़ी जनसंख्या खुद में एक विशाल मार्केट है। इसके साथ साथ अफ्रीका के पास वो सब खजाना है जिसकी दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है। कॉपर, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल्स, गोल्ड और यूरेनियम तक। ये सब संसाधन वही हैं जिनकी जरूरत बैटरियों, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल से लेकर ग्रीन एनर्जी तक में होती है। यानी जो देश अफ्रीका में पकड़ मजबूत करेगा, वही भविष्य की अर्थव्यवस्था पर राज करेगा। अब बात आती है जापान की। जापान एक ऐसा देश है जिसके पास तकनीक तो है, लेकिन प्राकृतिक संसाधन बहुत कम है। वहां की आबादी बूढ़ी हो रही है और युवाओं की संख्या घट रही है। ऐसे में जापान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है नई मार्केट और नए संसाधन पकड़ना। इसीलिए जापान ने ऐलान किया है कि वो अफ्रीका, भारत और मिडिल ईस्ट को मिलाकर इंडियन ओशन अफ्रीका इकोनॉमिक जोन बनाएगा। इसका मतलब है नया व्यापार कॉरिडोर, नई सप्लाई चेन और नई साझेदारी। अब जरा सोचिए, अगर अफ्रीका, इंडिया और जापान मिल जाते हैं तो क्या तस्वीर बनेगी? ये जोन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक गलियारा बन सकता है। जापान टेक्नोलॉजी देगा, अफ्रीका संसाधन देगा और भारत दोनों को जोड़ने वाला सेतु बनेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट है चीन। चीन पिछले 10 साल से अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए अफ्रीका पर कब्जा जमाने में लगा है। उसने वहां सड़कें, रेलवे, बंदरगाह बनाए हैं और अरबों डॉलर का कर्ज दिया है। अफ्रीकी देशों को यह पैसा तो मिला, लेकिन अब वो भारी कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। यानी चीन अफ्रीका को अपना डेप्टर बना रहा है ताकि वो हमेशा बीजिंग के इशारे पर नाचे। इसीलिए जापान का मॉडल थोड़ा अलग बताया जा रहा है। जापान कह रहा है कि वो अफ्रीका को सिर्फ कच्चा माल बेचने वाली फैक्ट्री नहीं, बल्कि एक इंडस्ट्रियल हब बनाएगा। वहां फैक्ट्रियां लगाएगा, प्रोडक्शन कराएगा और अफ्रीकी देशों को भी बराबरी का पार्टनर बनाएगा। अब देखना यह है कि जापान का ये वादा कितना सही निकलता है और कितना सिर्फ डिप्लोमेटिक शुगर कोटिंग है। अफ्रीका में हाल ही में एक बड़ा विकास हुआ जब फ्रांसीसी ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी को कांगो सरकार ने नया ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन परमिट दिया। इस प्रोजेक्ट में टोटल एनर्जी 50% हिस्सेदारी के साथ प्रमुख खिलाड़ी होगी, जबकि कतर की कटार एनर्जी और कांगो की सरकारी कंपनी एसएनपीसी भी साझेदार हैं। कांगो का लक्ष्य है कि 2027 तक देश का तेल उत्पादन 5 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचा दिया जाए। साफ है कि यह कदम फ्रांस के लिए अफ्रीका में अपनी ऊर्जा पकड़ को मजबूत करने का एक नया मौका है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। अफ्रीका पर दशकों तक सबसे ज्यादा असर डालने वाला यूरोपीय देश रहा है फ्रांस। उसकी तथाकथित नियो कोलोनियलिज्म नीतियों ने कई अफ्रीकी देशों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से जकड़ कर रखा। कई देशों की करेंसी आज भी फ्रांस के सेंट्रल बैंक से कंट्रोल होती है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। नाइजर, माली और बुर्किना फासो जैसे देशों ने फ्रांस की सेनाओं को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। सड़कों पर फ्रांस बाहर जाओ के नारे गूंज रहे हैं। यानी एक तरफ फ्रांस कांगो जैसे देशों में नए प्रोजेक्ट लेकर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ अफ्रीका के बड़े हिस्से में लोग पुराने मालिकों की बेड़ियां तोड़कर नए साझेदारों की तलाश कर रहे हैं। और यही वजह है कि भारत, चीन और जापान जैसी ताकतें अफ्रीका में अपने अपने मॉडल लेकर तेजी से एंट्री कर रही हैं। भारत की नजरिए से देखें तो ये कदम बेहद अहम है। भारत खुद को इंडियन ओशन का नेचुरल लीडर मानता है। अगर जापान अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के साथ नया कॉरिडोर बनाता है, तो भारत उसमें सीधा पार्टनर होगा। इससे भारत को न सिर्फ सस्ता तेल और मिनरल्स मिल सकते हैं, बल्कि अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार कई गुना बढ़ सकता है। भारत पहले से ही अफ्रीका में कई प्रोजेक्ट चला रहा है।
दवाइयाँ, आईटी, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर जापान और भारत मिलकर अफ्रीका में कदम बढ़ाते हैं तो ये चीन के लिए बड़ा झटका होगा। दोस्तों, भारत और अफ्रीका का रिश्ता सिर्फ बातें नहीं बल्कि अरबों डॉलर के व्यापार से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो साल 2024 में भारत ने सिर्फ इस इलाके को ही 6 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया। इसमें सबसे आगे है इजिप्ट, जहां भारत का एक्सपोर्ट 3.5 बिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच गया। इसके बाद मोरक्को को 1 बिलियन डॉलर से ज्यादा का माल भेजा गया, जबकि अल्जीरिया, सूडान, लीबिया और ट्यूनीशिया भी भारत के बड़े व्यापारिक पार्टनर हैं। इसका मतलब साफ है, भारत सिर्फ एशिया या यूरोप तक सीमित नहीं बल्कि अफ्रीका के हर कोने तक अपनी पकड़ बना रहा है। और यही वो चीज है जो आने वाले वक्त में भारत को अफ्रीका एशिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का सबसे अहम खिलाड़ी बना देगी। अब जरा चीन का एंगल समझिए। चीन को डर है कि अगर जापान और भारत मिलकर अफ्रीका में मजबूत हो गए तो उसका बेल्ट एंड रोड ड्रीम टूट जाएगा। चीन ने अरबों डॉलर अफ्रीका में झोंके हैं, लेकिन अब वहां लोग पूछने लगे हैं कि इससे हमें मिला क्या? कर्ज चुकाने के पैसे ही नहीं हैं और देश की जमीन और बंदरगाह गिरवी रखनी पड़ रही है। वहीं भारत और जापान बराबरी की बात कर रहे हैं। ये बात अफ्रीका के नेताओं को ज्यादा पसंद आ रही है। दोस्तों, असली खेल यही है। भविष्य का सुपर पावर वही होगा जिसके पास अफ्रीका की सप्लाई चेन होगी। और इसी दौड़ में अभी 3 बड़े खिलाड़ी हैं, चीन, जापान और भारत। जापान टेक्नोलॉजी और फाइनेंस लाता है, चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसा देता है लेकिन कर्ज के जाल में फंसाता है, और भारत भरोसा और साझेदारी का रिश्ता देता है। यही वजह है कि आज पूरा अफ्रीका तीनों देशों की ओर देख रहा है। अफ्रीका धीरे धीरे अपने ऊर्जा और संसाधनों के सौदे यूरोप से हटाकर एशियाई देशों की तरफ शिफ्ट कर रहा है। हाल ही में जापान और कई अफ्रीकी देशों के बीच ऊर्जा सहयोग को लेकर बातचीत तेज हुई है। अगर अफ्रीका जापान के बीच बड़े पैमाने पर ऑयल और गैस डील्स फाइनल हो जाती हैं तो इसका सीधा असर यूरोप पर पड़ेगा। यूरोपीय संघ पहले से ही रूस से ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है और अफ्रीका उसके लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प था। लेकिन अगर अफ्रीकी देश जापान या एशियाई बाजारों को प्राथमिकता देने लगते हैं तो यूरोप को महंगे दामों पर ऊर्जा खरीदनी पड़ेगी। यही नहीं, यूरोप का व्यापार संतुलन भी बिगड़ सकता है क्योंकि यूरो की मजबूती काफी हद तक ऊर्जा की स्थिर सप्लाई पर निर्भर है। अगर अफ्रीका से यूरोप को तेल और गैस की सप्लाई घटती है तो यूरो पर दबाव बढ़ेगा और यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में डॉलर और येन के मुकाबले कमजोर हो सकता है। इससे ईयू की अर्थव्यवस्था और अधिक अस्थिर हो सकती है, खासकर उस समय जब महंगाई और औद्योगिक मंदी पहले से ही यूरोप को जकड़े हुए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर अफ्रीका जापान डील्स आगे बढ़ती हैं और अफ्रीका धीरे धीरे अपनी ऊर्जा सप्लाई एशिया की तरफ मोड़ता है तो आने वाले समय में यूरोप के लिए न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा चुनौती बनेगी बल्कि यूरो की वैल्यू पर भी गहरा असर पड़ेगा। अब सवाल है, क्या जापान वाकई अफ्रीका को बराबरी का पार्टनर बनाएगा? क्या भारत को इस जोन से फायदा होगा? क्या चीन अपनी पकड़ बनाए रख पाएगा या फिर आने वाले 20 साल में पूरी दुनिया की ताकत एशिया और अफ्रीका के हाथ में चली जाएगी? इतना तय है कि ये कोई छोटा खेल नहीं है। ये वही गेम है जो तय करेगा कि आने वाले वक्त में दुनिया की कमान किसके हाथ में होगी, वॉशिंगटन, बीजिंग, टोक्यो या नई दिल्ली।